नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सभी मॉडल पेपर 17 नंबर पर बात करेंगे, जो आप सभी के पेपर के लिहाज से बात किया जाए तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी बच्चे जो भी सीटेट के फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं या सेकेंड पेपर की तैयारी कर रहे होंगे, दोनों बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण सेशन है दोस्त। तो सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक कर देंगे। पहला प्रश्न आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है और इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखें और बताने का प्रयास करेंगे दोस्त। तो इसमें से क्या राइट आंसर बन सकता है? करा अधोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उदाहरण से दर्शाया गया है? अधोगामी की बात करें तो मैंने आपको बताया था, अधोगामी सिद्धांत एक जो विकास के सिद्धांत है उसमें एक दिशा का सिद्धांत है। दिशा के सिद्धांत में दो सिद्धांत, एक अधोगामी और शीर्षगामी आता है। अधोगामी की बात की जाती है तो मध्य से बाहर या धड़ से बाहर पैर की तरफ बोला जाता है। वहीं पर शीर्षगामी कहता है सिर से पैर की तरफ विकास होता है। तो उस तरीके से प्रश्न आपके सामने है। करा शिशु अपने बाहों के इस्तेमाल से पहले दृष्टि विकसित करते हैं, कि शिशु संज्ञान क्षमता विकसित करते हैं, फिर भाषा सीखते हैं। करा शिशु पहले अपने धड़ और फिर अपने हाथ पैर हिलाना सीखते हैं, या शिशु बुदबुदाने से पहले करा किलकिलाना सीखते हैं। करा कि दोस्तों इसमें से क्या आपका राइट आंसर बनेगा? तो दोस्तों अधोगामी का मतलब मैंने आपको बताया, मध्य से बाहर की तरफ आप कह सकते हैं या धड़ से हाथ पैर की तरफ। तो इसमें ए ऑप्शन की अगर हम चर्चा करें, ए ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों ये ऑप्शन नहीं बनेगा। क्यों? करा कि शिशु अपने बाहों के इस्तेमाल से पहले दृष्टि विकसित करते हैं। तो ठीक है, बाहों के इस्तेमाल पहले से दृष्टि से क्या लेना देना? कुछ नहीं। तो इसलिए दोस्त इससे कोई मतलब नहीं होगा। करा संज्ञान क्षमता विकसित करते हैं, फिर क्या भाषा सीखते हैं, ऐसा कुछ आपका दिशा के सिद्धांत या फिर बात किया जाए आपके अधोगामी सिद्धांत से मैच नहीं करता है दोस्त। जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन संख्या सी बनेगा, जिसमें करा शिशु पहले क्या करता है, धड़ और फिर अपने हाथ पैर को हिलाना सीखता है। और यही मैंने बताया, केंद्र से बाहर या हम कह सकते हैं धड़ से हाथ पैर की तरफ। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन संख्या सी। डी में कहा है दोस्त, करा शिशु बुदबुदाने से पहले किलकिलाना सीखता है। तो कह रहा कि आपका बुदबुदाने से पहले किलकिलाना सीखता है, तो यह आपकी क्रमबद्धता को फॉलो कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है दोस्त। यह भी ऑप्शन आपका नहीं बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या सेकंड नंबर। करा आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले परिवारों के बच्चों का बचपन उच्च आय वाले परिवारों के बच्चों की तुलना में बहुत अलग होता है। करा कारण में दोस्त, करा अलग अलग संस्कृतियों में बच्चों द्वारा बचपन का काल अलग अलग अनुभव किया जाता है। सही विकल्प चुनना है। करें ए और आर दोनों सही, आर व्याख्या करता है एक ही। करें ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही। ए सही है लेकिन आर गलत है, और ए और आर दोनों गलत है। तो मित्र इसमें सेकंड नंबर के लिए आप बताएं क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है? प्रश्न संख्या सेकंड नंबर अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपके पेपर में एकदम से पूछे जाते हैं। तो साथ ही इसके लिए बताने का प्रयास करेंगे क्या आपका राइट आंसर बन सकता है, इसका आपका राइट आंसर क्या बन सकता है। प्रश्न संख्या सेकंड नंबर के लिए बताएंगे आपका क्या राइट आंसर बनेगा। साथ ही जब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या सेकंड की, करा आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले जो परिवार के बच्चे हैं उनका बचपन उच्च आय वाले बच्चों की तुलना में बहुत अलग होता है। सही है, क्योंकि बच्चों का देखिए, जो बच्चा जिसके पास पैसे है अलग तरीके से जिएगा, खाएगा, ऐश करेगा, और जिसके पास पैसे नहीं, कम गरीब घर का, उसका अलग तरीके से होगा। या तो वातावरण वंशानुक्रम पर प्रभाव पड़ता है दोस्तों, इससे बहुत ज़्यादा कथन आपका पूरी तरीके से सही है। कारण में अलग अलग संस्कृतियों में बच्चों द्वारा बचपन का जो काल है अलग अलग अनुभव किया जाता है। जो शुरुआत में बच्चा अनुभव कर रहा है अलग अलग तरीके से, उसका जो है अनुभव करता है, या तो आपका यह भी बात सही है। तो आपका जो कथन कारण है वो भी सही है, कथन भी सही है, और कथन कारण को संतुष्ट भी कर रहा। राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? ए ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या भी कर रहा है एक ही। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 3 नंबर के लिए। कर बेहतर एथलेटिक शारीरिक क्षमताओं या नियमों के साथ खेलों में भागीदारी तार्किक विचार प्रक्रियाओं जो ठोस अनुभव के आसपास केंद्रित होती हैं, वे किस अवधि के लक्षण है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, या फिर आपका मध्य बचपन, या किशोरावस्था। तो मित्र इसमें से आपका क्या राइट होगा? प्रश्न संख्या 3 नंबर के लिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 3 नंबर के लिए बताएंगे कि दोस्त आपका क्या राइट आंसर बन सकता है। तो दोस्तों इसमें करा कि बेहतर एथलेटिक क्षमताएं, ठीक है, और साथ साथ खेलों में भागीदारी तार्किक विचार प्रक्रियाओं और ठोस अनुभव के आसपास केंद्रित होती हैं।
तो कहीं ना कहीं आपसे करा तार्किक प्रक्रियाओं की शुरुआत होती है और ठोस अनुभव के आसपास की अवधि जो बोला जाता है उसे हम दोस्तों बोलते हैं मध्य बाल्यावस्था, और इसका एज कम से कम 7 से 11 वर्ष बोला जाता है। और जीन पियाजे के अनुसार अगर हम बोल दें तो इसे हम कह सकते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कह सकते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोला जा सकता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से हम बोल सकते हैं, या जीन पियाजे के अनुसार। अगर हम 7 से 11 की अगर हम चर्चा करते हैं तो इसे हम बोल सकते हैं मध्य बचपन अवस्था, क्या मध्य बचपन अवस्था के नाम से भी इसे बोल सकते हैं। तो सेम एज होता है और इसीलिए दोस्तों आपका क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या सी बनेगा, ऑप्शन संख्या सी बनेगा। शैशवावस्था आप जानते हैं अगर इस तरीके से 0 से 2 वर्ष बनता है, और प्रारंभिक बचपन अवस्था 2 से 6 वर्ष बनता है, और मध्य बचपन अवस्था 7 से 11 वर्ष, और वहीं पर किशोरावस्था की बात करेंगे तो आपका 12 से 18 वर्ष बनता है, 12 से 18 वर्ष। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन संख्या सी, मिडिल चाइल्डहुड, सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपका एथलीट खेलों में भागीदारी इस तरीके का जो एक्टिविटीज करता है बच्चा, वह किस में करता है, वह बच्चा मध्य बचपन की अवस्था में करता है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, फोर्थ नंबर पर हम चर्चा करेंगे। फोर्थ नंबर प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखें। करा कि दोस्तों निम्नलिखित में से समाजीकरण के द्वितीय कारक कौन से हैं। देखिए मैंने आपको समाजीकरण सोशलाइजेशन चैप्टर पढ़ाया है और उसके तहत मैंने आपको बताया भी है दोस्त, क्योंकि उसमें मैंने एक बताया था प्राथमिक और द्वितीयक, जो उसमें प्राइमरी एजेंसी और सेकेंडरी एजेंसी की मैंने बात की थी। तो द्वितीय कारक बता सेकेंडरी फैक्टर की बात कर रहा है तो क्या होगा, करा दोस्त आपका किताबें और पत्रिकाएं, या निकट परिवार, या मीडिया, या स्कूल। ऑप्शन में करा थर्ड फोर्थ, ऑप्शन बी में करा सेकंड फोर्थ, सी में करा फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, और डी में करा फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो दोस्तों आपका सेकेंडरी की बात करें किताबें होता है, मीडिया हो जाएगा और स्कूल हो जाएगा। निकट परिवार अगर बात करेंगे तो आपका क्या होगा, या आपका प्राथमिक के अंतर्गत आएगा। किसके, प्राथमिक के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों इसमें कौन सा राइट बनेगा, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आ जाते हैं, फोर्थ का सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न 5th नंबर की चर्चा करते हैं। करा 5th नंबर में जीन पियाजे के अनुसार अनुवांशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है। संतुलन कहलाता है, या अनुकूलन, परिपक्वता, या सामाजिक प्रसारण। सामाजिक प्रसारण की अगर बात करेंगे तो या किसका हो जाएगा, या आपका दोस्त वाइगोत्स्की का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, वाइगोत्स्की का हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है जीन पियाजे के अनुसार, तो या तो डी ऑप्शन नहीं बनेगा। और या भी करा अनुवांशिक रूप से क्या करा है, क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का बात करें। जैविक परिवर्तनों का मतलब कहीं ना कहीं मैच्योरिटी से होगा, आपके परिपक्वता से होगा। सी ऑप्शन बनेगा। अनुकूलन आप अपने आप को क्या, वातावरण के प्रति, जो आपका एनवायरनमेंट है उसके प्रति आप क्या करते हो, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हो। संतुलन भी उसी प्रकार से होगा, लेकिन आपका परिपक्वता जैविक परिवर्तनों का होना कहलाता है परिपक्वता, जो जैविक तरीके से, नेचुरल तरीके से हो, या प्रकृति के द्वारा जो चीज़ें हो रही हैं, जो ये बायोलॉजिकल जो चेंजेज बोला जाएगा, वह दोस्तों आपका कह सकते हैं आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन संख्या सी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे 6 नंबर के लिए। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरण और उनकी विशेषताओं का सही सुमिलित युग्म का चयन करना है। दोस्त कहा कि संवेदी चालक अवस्था का ये जो मैंने आपको बताया है 0 से 2 वर्ष सरिये। अगर मानसिक प्रस्थन से जूझना तो या तो आपका हो जाएगा चौथी अवस्था में जाएगा, नहीं बनेगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 होता है। और वस्तु स्थायित्व का विकास, तो या तो आपका पहली अवस्था में होता है वस्तु स्थायित्व का विकास। मूल संक्रियात्मक अवस्था जिसका एज मैंने आपको बताया तीसरी अवस्था है, और इसका एज मैंने बताया था 7 से 11 वर्ष बताया था, जिसमें संचालन क्रियाएं कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं। आपका क्या है होगा, सी ऑप्शन। डी में करा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसका एज 11 से 15, और प्रतिवर्ती क्रियाओं में मानसिक रूप से करने में असक्षम। भाई साहब एकदम सक्षम होता है, और यह चीज़ें गलत बनेगी। क्या बनेंगे, गलत। ए ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन गलत, डी ऑप्शन, और सी आपका पूरी तरीके से राइट होगा। कैसे दोस्त, करा कि मूल संक्रियात्मक अवस्था की एज मैंने आपको बताया था कि 7 से 11 वर्ष होता है। अगर 7 से 11 वर्ष की हम चर्चा करें तो उसमें अगर संचालन क्रिया कर पाता है, ठीक है, संचालन क्रिया बच्चा क्या कर लेता है। और करा कि आपका लेकिन अमूर्त नहीं कर पाता, तो अमूर्त नहीं कर पाता, अमूर्त की बात करेंगे चौथी अवस्था में करता है। इसीलिए दोस्त आपका
सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे 7 नंबर पर चर्चा करेंगे। बच्चे का अपने आप से बात करना क्या कहलाता है? बच्चे का अपने आप से बात करना उनके आत्म केंद्रवाद को धोतक है। उनकी सोच को विनियमित करने में उनकी मदद करता है। उनके मनोवैज्ञानिक और भाषा विकास में बाधा डालता है। गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याओं का पहचान करता है। दोस्तों, बच्चे जब अपने आप से बात करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए, जीन पियाजे के अनुसार नहीं पूछ रहा है, ना जीन पियाजे के अनुसार पूछ रहा है, ना वाइगोत्स्की के अनुसार पूछ रहा है। अगर जीन पियाजे के अनुसार पूछता तो आपका क्या हो जाता है? जो अपने से बात करते हैं उसे शब्द दिया है, आम केंद्रिता शब्द दिया है तो हो जाता है। लेकिन कह रहा है कि अपने आप से बात करना क्या होता है? अपनी सोच को क्या करते हैं? विनियमित करते हैं, करने की क्षमता में विकसित करते हैं, करने में उनकी मदद करता है। राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन संख्या बी। सेवंत का कि दोस्त क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या बी बन जाएगा। ऑप्शन उनकी सोच को विनियमित करने में मदद करता है। तो सेवंत का जो बनेगा दोस्त वह ऑप्शन संख्या आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे तो आगे बात करें, यहाँ पे भाषा में बाधा डालता है तो ऐसा कुछ नहीं, बाधा नहीं डालता है। पर समस्याओं का पहचान करता है, गंभीर व्यवहार का ऐसा कुछ नहीं है। एक अपने उसकी बच्चे को जो सोच है उनको विनियमित करने में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे दोस्त 8 नंबर के लिए ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे। ले वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक कारक के उदाहरण हैं जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं? ले वाइगोत्स्की की बात कर रहा है कि कौन सा ऐसा है जो सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण होते हैं जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं। कह रहा मानचित्र है या भाषा, कैलकुलेटर, स्कीमा। तो कह रहा है ऑप्शन में कह रहा सेकंड और फोर्थ, बी में कह रहा है फर्स्ट और थर्ड, कह रहा कि सी में कह रहा फर्स्ट सेकंड थर्ड, डी में कह रहा फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। दोस्तों, अगर हम बात करें वाइगोत्स्की की बात की जाए तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या कहलाता है? उनका सिद्धांत कहलाता है सोशियो कल्चरल थ्योरी, जिसका नाम जानते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अगर हम बात करें सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात करें तो उन्होंने कहा कि जो बच्चा सीखता है, बच्चा खेल के माध्यम से बेहतर सीखता है, बच्चा अंतःक्रिया करके अच्छे से सीखता है, बच्चा एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्शन होता है बच्चे का तो बेहतर सीखता है। दोस्त, तो इसमें से अगर हम बात करें तो अगर हम सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण माना था ले वाइगोत्स्की ने, वह मानचित्र को भी माना, भाषा को भी और कैलकुलेटर को भी। इसलिए दोस्त आपका ऑप्शन संख्या ए भी होगा, बी होगा और थर्ड भी होगा। लेकिन स्कीमा की अगर हम चर्चा कर लेंगे तो स्कीमा जीन पियाजे का शब्द है। और स्कीमा होता क्या है? स्कीमा की बात करें, जैसे आपको कोई जानकारी दी जा रही है, जैसे हम बता रहे हैं, बहुत देर से आपको जानकारी दे रहे हैं, उसे कहीं ले जाकर अपने दिमाग में आप संरक्षित कर रहे होंगे, कहीं सेट कर रहे होंगे, उसी को व्यवस्थित करना स्कीमा कहलाता है। और राइट आंसर आपका इसमें से सी बनेगा। स्कीमा शब्द की बात करेंगे तो वह जीन पियाजे का शब्द है, ना कि ले वाइगोत्स्की का। तो आपका 8 नंबर का ऑप्शन संख्या क्या बन जाएगा साथी? 8 के नंबर का ऑप्शन संख्या सी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर 9 नंबर की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 9 आपकी स्क्रीन पर। करा कि ले वाइगोत्स्की द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की गई है? करा इनाम और दंड का उपयोग, सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना, फिर करा सी ऑप्शन में दोस्त करा है सहकारी शिक्षा का प्रयोग, डी में करा बच्चों को सांस्कृतिक साधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन करना। तो करा किसकी वकालत नहीं की जाएगी? वकालत नहीं की गई है। अगर हम ले वाइगोत्स्की की बात करें तो ले वाइगोत्स्की ने इनाम और दंड का प्रयोग का वकालत नहीं किया है। अगर इनाम और दंड की बात करें तो क्योंकि ले वाइगोत्स्की क्या थे? ले वाइगोत्स्की के मैंने बात की थी कि सर जी ये एक संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक थे। क्या थे? संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक थे। अगर संज्ञानवादियों में की बात करें तो जीन पियाजे हैं, वाइगोत्स्की हैं, आपके जेरोम ब्रूनर हैं, ये सभी संज्ञानवादियों में इनकी गिनती होती है। लेकिन ले वाइगोत्स्की संज्ञानवादी थे तो इनाम और दंड की बात कौन करते थे? व्यवहारवादी करते थे। कौन? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक करते थे। अच्छा, व्यवहारवादी जब करते थे तो यही ऑप्शन आपका सही बनेगा, क्योंकि इसी की बात ले वाइगोत्स्की जी ने नहीं की है। सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना एकदम सही है कि भाई साहब सामाजिक संपर्क को जब बढ़ावा देंगे तो बच्चों के बीच अंतःक्रिया होगा, समाज से बच्चा अंतःक्रिया करके और अपने ज्ञान का सृजन कर लेगा। यह तो बात सही है। सहकारी शिक्षा का उपयोग भी मानते थे। अगर साथ ही साथ बात करें सी ऑप्शन तो कोऑपरेटिव जो एजुकेशन है उसको भी उनका मतलब था, कोऑपरेटिव मतलब सहकारी, एक तरीके से कोऑपरेट करके सहयोग करके सीखें। अगर बच्चों को सांस्कृतिक साधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो सांस्कृतिक साधनों की बात करें जाए, जो कल्चरल टूल्स की बात करें, सांस्कृतिक उपकरण की बात भी मानते थे ले वाइगोत्स्की।
तो प्रोत्साहन की बात होती थी, लेकिन हमसे पूछ रहा था गलत कौन सा नहीं है, तो गलत है ऑप्शन संख्या ए। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, 10 नंबर को ध्यान देंगे दोस्त। करण निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता है? कौन बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो दोस्त कर गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन, कर बच्चों की प्रगति कर की गुणात्मक रूप से, प्रगति क्या है, गुणात्मक रूप से और विकास के सभी पहलू को ध्यान में रखते हुए उन्हें रिपोर्ट की जाती हैं। कर शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है और छात्र को नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखता है। कर बच्चे जो कर रहे हैं उसमें तल्लीन है। तो दोस्तों कौन सा इसमें बाल केंद्रित कक्षा का को नहीं दर्शाता है, कौन इसमें नहीं दर्शाता, ऐसा आपसे पूछ रहा है। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 की अगर हम बात करें तो क्या बन जाएगा आपका? प्रश्न संख्या 10 की अगर हम बात कर लेते हैं तो कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा? साथ ही अगर 10 की हम बात करते हैं, प्रश्न संख्या 10 नंबर की, कह रहा है कि गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन। यह बात तो सही है, ऐसा कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा मानता है, लेकिन हमसे क्या कर रहा है, नाट की बात कर रहा है। मतलब कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा की बात किसमें नहीं हो रही है, किसमें इसमें बाल केंद्रित शिक्षा की बात नहीं हो रही है, यह आपसे पूछ रहा है। अगर दोस्त आपसे बी ऑप्शन में कहे कर बच्चों की प्रगति गुणात्मक रूप से विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की जाती है, सही है। लेकिन आपसे यहाँ कर रहा शिक्षक क्या कर रहा है, कर शिक्षक क्या है, पढ़ता है, शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है और बच्चे नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखते हैं, और यही गलत है। और जब गलत है तो ऑप्शन संख्या आपका सी बनेगा, क्योंकि आप शिक्षक पढ़ रहा है, बच्चे नकल कर रहे हैं, तो कहीं इसमें कुछ रचनात्मक कार्य हो पा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो आप जानते हैं बाल केंद्रित शिक्षा की अगर हम बात करें तो उसमें रचनात्मकता पर, उसमें बच्चे को सृजनात्मकता की तरफ ले जाने का प्रयास किया जाता है। और इसमें कहीं ना कहीं सी ऑप्शन में ऐसी कोई घटना नहीं घट रही है कि बच्चे में क्यूरियोसिटी, बच्चे में जो है एक जिज्ञासा, बच्चे में एक क्रिएटिविटी जग रही हो, कुछ नहीं ऐसा हो रहा है। तो आपका ऑप्शन संख्या सी आपका राइट होगा, क्योंकि गलत हमसे पूछ रहा था तो गलत है सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे 11 नंबर की बात करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की किस क्षण की विशेषता है? सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहा है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की अगर बात कर दें तो दोस्तों आप जानते हैं कि इसमें सामाजिक व्यवस्था का जो नाम अगर हम चर्चा करें तो दूसरे का दूसरा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि एक कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्था को हम बात करते हैं परंपरागत अवस्था में रखते हैं, परंपरागत अवस्था में रखते हैं। और परंपरागत अवस्था आपको मैंने बताया था 2 तरीके से बच्चा इसमें नैतिक निर्णय लेता है। इसमें से बात करें तो नैतिक निर्णय, अगर इसका एज की बात करेंगे तो इसका एज 10 से 13 वर्ष बोला जाता है। और इसमें 2 तरीके से, गुड बॉय गुड गर्ल, और दूसरा जो कानून व्यवस्था। तो गुड बॉय गुड गर्ल आप जानते हैं कि इसमें अच्छा देखने की कोशिश की जाती है, दिखाने की कोशिश की जाती है, बच्चे अपना अच्छा दिखाते हैं, लड़कियां भी अच्छा दिखाने की कोशिश करती हैं। लेकिन अगर नियम की बात, दूसरा जो है कानून व्यवस्था है, वही आपसे पूछ रहा पारस्परिकता की समझ। तो पारस्परिकता की समझ इसमें नहीं मैच कर रहा है। अधिकार और का डर और सजा, तो आपका या तो आज्ञा और आपका दंड और आज्ञा पर आधारित हो रहा है, या भी नहीं बनेगा न, या बनेगा कर दूसरों का स्नेह और अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए, तो गुड गर्ल गुड बॉय बन रहा है, या भी नहीं बनेगा। कानूनों को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य है, ये ऑप्शन आपका डी बन जाएगा, क्योंकि समाज का जो कर्तव्य है कि भाई जो कानून व्यवस्था बनाए रखे, हर चीज़ों को कानून व्यवस्था जो व्यक्तिगत रूप से उनका कर्तव्य होगा कि वह कानून व्यवस्था बनाए रखें। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे दोस्त, 12 नंबर के लिए हम चर्चा कर लेते हैं। करा कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार क्या है बुद्धि? करा बुद्धि एक इकाई है। तो दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर के बारे में मैंने बताया था कि इनका जो सिद्धांत है बहुबुद्धि का सिद्धांत कहलाता है। अगर हम बहुबुद्धि के सिद्धांत की बात करें तो इनके द्वारा 8 प्रकार की बुद्धियों पर चर्चा की जाती है। किसके द्वारा? हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा 8 प्रकार की बुद्धियों की पर चर्चा की जाती है। उनके द्वारा कहा गया 8 प्रकार की जो बुद्धियाँ अपने आप में क्या हैं, सभी के सभी क्या है, विशिष्ट बुद्धि हैं। सभी के सभी क्या है, विशिष्ट हैं। किसी बुद्धि का किसी बुद्धि से तुलना नहीं हो सकता है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। करा बुद्धि एक इकाई है, ऑप्शन में एक करा है, बुद्धि एक इकाई है। तो दोस्तों एक इकाई की बात कौन करता था? वह बीने और साइमन करते थे। कौन? बीने और साइमन करते थे। बीने और साइमन करते थे। तो बीने और साइमन तो यहाँ पर बनेगा नहीं, क्योंकि बीने साइमन का कोई इसमें तात्पर्य नहीं है, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर से हमसे पूछा है, गलत होगा। बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार हैं, एकदम सही है, आपका ऑप्शन संख्या बी बनेगा।
सी में करा बौद्धिक लक्षणों को 3 आयामों संचालन सामग्री और उत्पादों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो 3 आयाम की बात इन्होंने कहा कि है, 8 प्रकार की बात की, या भी नहीं बनेगा। इसमें करा कि सामान्य बुद्धि में एक करा है, एक समान और कुछ जो है विशिष्ट होते हैं, तो ऐसा भी नहीं। तो सारे के सारे विशिष्ट की बात करते हैं। एक समान और विशिष्ट की बात कौन करता था? स्पीयरमैन, जिनका सिद्धांत था बुद्धि के द्विकारक का सिद्धांत। तो दोस्तों या भी नहीं बने, ना डी बनेगा, ना सी बनेगा, ऑप्शन संख्या बी बनेगा, ना बनेगा ए। तो राइट ऑप्शन आपका 12 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं 13 नंबर के लिए। तो जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग व जेंडर की एक सामाजिक संरचना बनाए बजाय आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित होने पर चर्चा करने से क्या होता है? जेंडर भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा, जेंडर पक्षपात सुदृढ़ होंगे, जेंडर अनुपालन का प्रोत्साहन होगा, जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिलेगी। तो साथ ही आपका इसमें से प्रश्न संख्या 13 नंबर के लिए आपका क्या हो सकता है? करा कि यहाँ पर देखें जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग व जेंडर की एक सामाजिक संरचना के बजाय आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित होने पर अगर चर्चा करेंगे तो क्या बनेगा? अगर हम बात करेंगे क्या जेंडर को बढ़ावा मिलेगा, क्या चीज़ें हो सकती हैं? दोस्तों अच्छा प्रश्न है, इसमें से क्या आपका राइट आंसर हो सकता है? जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग करने की बात कर रहा है, सामाजिक संरचना वजह आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित होने पर करने से क्या होगा? करा कि अगर बजाय हम क्या करें, मतलब हम कर माने, करा कि अगर हम सामाजिक संरचना मानेंगे तो सामाजिक संरचना मानने से क्या होगा? कहीं ना कहीं जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिलेगी। क्या बनेगी? जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिलेगी। अगर आनुवांशिकता मानेंगे, है ना, अगर बजाय आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित मानेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जेंडर पक्षपात को आप बढ़ा रहे हो। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन संख्या आपका डी बनेगा, क्योंकि इसमें कहा है जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिलेगी। जब जेंडर को आप किसी भी जेंडर को एक तरीके से आप वैल्यू नहीं दोगे, तो जेंडर की एक किसी जेंडर को आप महत्व नहीं दोगे, सभी जो चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं दोनों के लिए आप एक समान रहोगे, तो जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिलेगी और धीरे धीरे जेंडर का जो जेंडर बायस है, जो जेंडर रूढ़िवादी बातें हैं, धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी और समाज में सभी प्रकार से जो बच्चे हैं चाहे लड़कियां चाहे लड़के हैं सभी को एक नज़रिए से देखा जाएगा। डी ऑप्शन 13 का बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों करा विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक द्वारा किसका पालन किया जाना चाहिए? करा किसका पालन किया जाना चाहिए? विशिष्ट बात कर रहा है, पृष्ठभूमि के बच्चों की बात कर रहा है। मानकीकृत पाठ्यक्रम या करा पाठ्य पुस्तक के लिए शिक्षा शास्त्र या विभेदित निर्देशात्मक शैलियाँ योगात्मक मूल्यांकन। अगर विविध पृष्ठभूमि के बच्चे हैं उनकी सुविधा के लिए हमें क्या करना चाहिए? कर योगात्मक मूल्यांकन। तो दोस्तों योगात्मक मूल्यांकन कभी नहीं होगा। यहाँ पर योगात्मक मूल्यांकन की जगह क्या होना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन होता तो सही बात बन जाता है, रचनात्मक मूल्यांकन होता तो साथ बनता, या भी नहीं होगा। करा कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, तो पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र किसी में नहीं माना जाता है। मानकीकृत की बातें अपने आप से गलत है, मानकीकृत का लचीलापन होना चाहिए था। तो राइट आंसर क्या बनेगा? विभेदित निर्देशात्मक शैलियाँ। क्या बनेगा? विभेदित निर्देशात्मक शैलियाँ आपका राइट होना चाहिए। शिक्षक द्वारा कौन सा पालन करना चाहिए? विभेदित जो निर्देशात्मक शैलियों का पालन करना चाहिए। जब बच्चे को अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चों को आप सिखाने की सुविधा के लिए जब आप इकट्ठा कर रहे हो दोस्त, तो आपका 14 प्रश्न संख्या 14 नंबर के लिए सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर को ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। बच्चों के मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? करेक्ट कि जब बच्चों का इवेल्युएशन होता है उसके संबंध में कौन सा सही नहीं है? इसका मतलब आपको इसमें से 3 ऑप्शन क्या है? सही होंगे, पॉजिटिव होंगे मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य में, एक कोई ऐसा है जो गलत है, वही हमें क्या है ढूंढना है। क्रम मूल्यांकन का प्रयोग सीखने को सुसाध्य करने के लिए किया जाना चाहिए तथा इसमें विविध तरीकों को शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों सही सुसाध्य करना चाहिए, विविध तरीकों का पालन करना चाहिए, ये तो मूल्यांकन का पक्ष हुआ, लेकिन गलत नहीं है। हमसे गलत पूछा, जो गलत होगा वही सही होगा। मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधि के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों आप जानते हैं मूल्यांकन जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, उसका एक अलग गतिविधि नहीं है, उसका एक अलग गतिविधि नहीं है, उसका एक अभिन्न अंग है। क्या दोस्त? एक अभिन्न अंग है, उसी का एक क्या है? पार्ट है,
उसी का एक अभिन्न अंग बोल सकते हैं, उसी का आप भाग बोल सकते हैं, ना कि अलग है। तो दोस्तों यहीं पर गलत लिखा गया था, और जब गलत है तो वही ऑप्शन आपका राइट बनेगा, क्योंकि गलती हमसे पूछ रहा था। गलत है ऑप्शन संख्या बी। क्रम मूल्यांकन को शिक्षक द्वारा अपनी शिक्षा शास्त्री गतिविधियों पर मनन करने के लिए मौके देना चाहिए। एकदम सही है कि शिक्षक को मौका देना चाहिए कि अपने जो शिक्षा शास्त्री जो आपका पेडागोजिकल पार्ट वो अप्लाई कर रहा है उस पर मनन करने के मौके देना चाहिए था। और कहीं ना कहीं मूल्यांकन को संज्ञानात्मक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह भी पार्ट क्या है, सही है, लेकिन हमसे गलत पूछ रहा था, तो गलत है ऑप्शन संख्या बी है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्त 16 नंबर के लिए, शिक्षा में समावेशन का तात्पर्य है। शिक्षा में समावेशन का क्या तात्पर्य है? करा कि छात्रों को उनकी क्षमता के आधार पर चुनिंदा रूप से प्रवेश दिया जाता है, या फिर करा छात्र स्कूल की मांग के अनुसार समायोजन करते हैं। करा व्यक्तिगत भिन्नताओं के बावजूद सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। करा विकलांग छात्र अलग से विशेष स्कूल में पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अगर 16 की हम बात करते हैं, करा शिक्षा का समावेशन, शिक्षा में अगर समावेशन की अगर बात की जाए तो शिक्षा में समावेशन की अगर हम चर्चा करते हैं तो कहता है कि बिना भेदभाव करते हुए, बिना किसी बच्चे मतभेद करते हुए जो हम शिक्षा सभी बच्चों को एकजुट करके चीज़ों को शिक्षा प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, वही समावेशी शिक्षा है। चाहे कोई भी बच्चा हो, किसी के साथ मतभेद नहीं करना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, और सभी को समान तरीके से देखना है। तो दोस्तों इसमें करा है कि क्षमता, छात्रों को उनकी क्षमता के आधार पर, तो क्षमता के आधार पर चुनिंदा रूप से प्रवेश दिया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। उनकी क्षमता के आधार पर आप प्रवेश नहीं देंगे। शिक्षा में समावेशन का मतलब यह नहीं है। इस छात्र स्कूल की मांग के अनुसार समायोजन करते हैं, तो छात्र स्कूल के मांग के अनुसार क्यों करेंगे? स्कूल छात्र के मांग के अनुसार करना चाहिए था, यह भी नहीं बनेगा। व्यक्तिगत भिन्नताओं के बावजूद सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते, एकदम सही है, क्योंकि बच्चों में क्या है, सभी में क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेज हैं। अगर वैयक्तिक भिन्नता सब में है तो दोस्तों, जब वैयक्तिक भिन्नता सब में है तो कहीं ना कहीं जो वैयक्तिक भिन्नता होने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, हम सभी छात्र को एक ही स्कूल में पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसा बात सही है। ऑप्शन संख्या आपका सी बनेगा। विकलांग छात्र अलग से विशेष स्कूल में पढ़ते हैं, अलग से विशेष स्कूल में पढ़ते हैं दोस्तों, तो विशेष स्कूल में अगर नहीं बात की जाती, उसी एक ही साथ में पढ़ने की बात की जाती है, तो राइट ऑप्शन आपका 16 नंबर का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन 16 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे 17 नंबर की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता लिखित सामग्री को पढ़ने और समझने में चुनौती का कारण बनती है? लिखित सामग्री, निम्न में से कौन सी विकलांगता लिखित सामग्री को पढ़ने और समझने में चुनौती का कारण बनती है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। गतिमान दिव्यांगता, या करा श्रवण दिव्यांगता, या गुणज वैकल्य, या फिर करा पठन वैकल्य। तो दोस्तों आपसे कहा है पढ़ने और समझने में चुनौती का कारण बनती है। कौन सा? लिखित सामग्री को पढ़ने और लिखने में चुनौती का, मतलब लिखित सामग्री को पढ़ने में और समझने में दिक्कत हो रहा। लिखा है, बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है और लिखने में दोस्तों है। तो जब पढ़ने और लिखने में है तो मैंने आपको बताया पठन वैकल्य होता है, जिसे बोलते हैं डिसलेक्सिया, अगर पढ़ने में दिक्कत है। तो दोस्तों गतिमान दिव्यांगता यहाँ से कोई मतलब नहीं है, श्रवण बाधिता का कोई इस यहाँ पर अर्थ नहीं है। गुणज वैकल्य की बात करें तो गणना संबंधी यहाँ कोई बात नहीं हो रही है। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन संख्या डी बन जाएगा। क्या बनेगा? ऑप्शन डी, जिसे बोलते हैं डिसलेक्सिया। नेक्स्ट प्रश्न 17 का जो ऑप्शन संख्या डी ऑप्शन है वह आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे जो हम साथ ही बात करेंगे 18 नंबर के लिए। निम्न में से कौन सा सुविधाहीन व और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा? मतलब कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न करने की बात हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक इसमें से गलत है, इसमें से बाधा उत्पन्न होने की बात हो रही है, तो मतलब इसमें से ऑप्शन जो ढूंढना आपको जो गलत है वही हमें ढूंढना है। कर लचीला पाठ्यक्रम, कर गैर प्रासंगिक सामग्री, या फिर करा शिक्षार्थी केंद्रीय शिक्षा शास्त्र, या व्यापक मूल्यांकन। अगर हम बात करें दोस्तों, कर कौन सा बाधा उत्पन्न करेगा, तो गैर प्रासंगिक सामग्री उत्पन्न करेगा, क्योंकि जो हम पढ़ाएंगे बच्चों को सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चा है, तो हम गैर उसको प्रासंगिक सामग्री नहीं पढ़ाएंगे, उसको प्रासंगिक सामग्री पढ़ाएंगे। और इसीलिए दोस्त आपका कह रहा है कि बी ऑप्शन राइट होगा। शिक्षार्थी केंद्रीय शिक्षा तो सही है, बाल केंद्रीय शिक्षा की बात करेंगे, व्यापक मूल्यांकन भी होगा, लेकिन आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन संख्या बी बन जाएगा, क्योंकि हमसे पूछ रहा था
बाधा उत्पन्न करने की, कौन सा इसमें से निगेटिव होगा, कौन सा इसमें से निगेटिव पार्ट है ऑप्शन में। तो 18 का जो बनेगा दोस्त बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलेंगे 19 नंबर के लिए। शिक्षकों द्वारा विविध शैक्षणिक रणनीतियों के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलता है। कह रहा किसके समावेशन में मदद मिलता है शिक्षकों को जो विविध शैक्षणिक रणनीतियों के उपयोग से। कह रहा वाक्य बाधित छात्र, या कह रहा कि दृष्टिबाधित छात्र, या कह रहा प्रतिभाशाली बालक या सृजनात्मक बालक। ऑप्शन करा फर्स्ट, बी में करा सेकंड और थर्ड, सी में करा फर्स्ट सेकंड फोर्थ, डी में करा फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो साथ ही इसमें से अगर हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन सा दोस्त इसमें से राइट आंसर बन सकता है, किसमें से 19 नंबर के लिए। अगर हम 19 नंबर में अगर हम चर्चा करते हैं तो वाक बाधित बालक, जैसे आप जानते हैं समावेशन का मतलब होता है, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है चाहे समान और विशिष्ट दोनों को बच्चों को बैठाकर पढ़ाना, एक साथ समावेशी शिक्षा कहलाता है। अगर समावेशी शिक्षा ऐसा कहलाता है दोस्त, तो कह रहा है कि वाक बाधित वाले छात्र। तो वाक्य बाधित वाले छात्र की हम चर्चा करें तो इसमें तो आएंगे, एकदम आएंगे, क्योंकि समान और विशिष्ट में सभी बच्चे जैसे वाक्य बाधित हो गए, बोलने में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, दृष्टि बाधित है, श्रवण बाधित है, अस्थि बाधित है, किसी प्रकार का बच्चा हो, प्रतिभाशाली बच्चा है, सृजनात्मक बालक है, सभी क्या होंगे विशिष्ट बालक के अंतर्गत आएंगे। और ये आपका फर्स्ट भी सही है, सेकेंड भी सही है, थर्ड भी और फोर्थ भी। तो राइट आंसर क्या बने, ऑप्शन संख्या डी बन जाएगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। डी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपका राइट आंसर दोस्तों वह होगा ऑप्शन संख्या डी। तो सभी समावेशन, किसके समावेशन में मदद मिलेगा, वह सभी प्रकार के। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर के लिए दोस्त बताएंगे, कर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। करा कि कौन सा इसमें से सही युग्म बनेगा दोस्त। करा लेखन वैकल्य की बात करा, लिखने में दिक्कत, करा बिना रेखाएं वाली कार्य पुस्तक पर लेखन कार्य करना। करा पठन वैकल्य में करा बड़े और छोटे अक्षरों की मिश्रण करके लेख पढ़ने को देना। करा गतिमान दिव्यांगता, भूतल पर कक्षाओं का प्रावधान। करा कि दृष्टि बाधिता, करा संचार के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना। तो दोस्तों इसमें से आपका क्या राइट आंसर बन सकता है, कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन बनेगा। बेहतरीन प्रश्न है, करा कि क्या आपका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न, और इसके लिए दोस्त बताएंगे 20 नंबर के लिए आपका क्या राइट आंसर हो सकता है। 20 नंबर के लिए अगर हम बात कर लेते हैं इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर बनेगा जी, कौन सा इसमें से ऑप्शन संख्या 20 नंबर की अगर बात करते हैं तो कौन सा इसमें से राइट आंसर बन सकता है। करा दोस्तों लेखन वैकल्य की हम चर्चा करें, कर लेखन वैकल्य है, करो कि यथोचित संयोजन का सही युग्म बनता है। लेखन वैकल्य है तो लिखने में दिक्कत है, जब बच्चे को लिखने में दिक्कत है तो लिखने वाला कार्य तो नहीं देंगे, जब बच्चे को लिखने में दिक्कत है तो लिखने वाला कार्य नहीं देंगे। लेखन वैकल्य बिना रेखाएं वाली कार्य पुस्तक पर लेखन अनिवार्य करना, तो लेखन में दिक्कत है तो लेखन कार्य से बचना चाहिए। तो या तो कर है जबरदस्ती कर है, युग्म बना रहा है, गलत बनेगा। कड़ा पठन वैकल्य की बात करें तो बड़े और छोटे अक्षरों की मिश्रण करके लेख पढ़ने को देना। लेख पढ़ने की बात करें, जब पढ़ने में दिक्कत है तो पढ़ कैसे पाएगा, तो या तो आपका यह भी गलत होगा। कर गतिमान दिव्यांगता, कर भूतल पर कक्षाओं का प्रावधान, जब उससे गति करने में दिक्कत है, जब उसमें दिक्कत है तो आप भूतल पर कक्षाओं, गतिमान जो भूतल पर कक्षाओं का प्रावधान, या फिर गति में दिक्कत है ना, तो दोस्तों या तो आपका बी ऑप्शन गलत होगा, भूतल आपका सही होगा। गतिमान है, गति संवेदी दिक्कतें हैं तो भूतल पर ही क्या कर देंगे आप का प्रावधान करें। दृष्टि बाधित बच्चा है तो संचार के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग करें। जब उसे दिखाई नहीं देता है दोस्त, जब उसे दिखाई नहीं देता है तो सांकेतिक भाषा, जब उसे सुनाई नहीं देता तब करते हैं हम। तो जब उसे दिखाई नहीं देता तो इसमें से कहाँ बनेगा भाई, दिखाई देता तो अगर दृष्टि बाधित है बच्चे, दिखाई नहीं दे रहा तो संकेत करने से क्या मतलब, अब आपको दिखाई नहीं दे रहा, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, आप कुछ भी इशारा कर रहे हो, क्या हमें भी पता। तो या तो आपका नहीं बनेगा, ऑप्शन संख्या सी बनेगा। कैसे, जब बच्चे को गतिमान दिव्यांगता है, चलने में दिक्कत है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो जो नीचे भूतल की जो क्लासेस हैं उसमें ही उन बच्चों को बैठाने की कोशिश करो, वहीं पर पढ़ाने की कोशिश कीजिए दोस्त। आपका 20 नंबर का जो बनेगा ऑप्शन संख्या सी बन जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, कारण निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य करेगा।
कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सूझ को सुसाध करने वाला? कर वेधन और अभ्यास, कर बिना समझे कॉपी करना, कर साथियों के साथ चर्चा करना, या निष्क्रिय रूप से सुनना। तो दोस्त इसमें से ऑप्शन क्या आपका राइट बनेगा? तो वेधन और अभ्यास तो नहीं बनेगा। वेधन और अभ्यास कैसे नहीं बनेगा? क्योंकि विद्यार्थियों की सोच को सुसाध नहीं करता है। अच्छा, वेधन और अभ्यास करते रहो, जिसे हम बोलते हैं ड्रिलिंग, और बात करें एक तरीके से प्रैक्टिस बोल सकते हैं दोस्तों, तो आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पहले समझना है, कॉन्सेप्ट समझ के अभ्यास करना है, गलत होगा। बिना समझे कॉपी करना, बिना समझे कॉपी करेंगे तो क्या आपकी सोच जो है सुसाध हो पाएगी? अच्छे तरीके से आप सोच पाएंगे? नहीं दोस्त। आपका सी ऑप्शन बनेगा, साथियों के साथ चर्चा जब आप करेंगे तो आपको धीरे धीरे क्या है, आपके नॉलेज बढ़ता जाएगा, आपका जानकारी बढ़ती जाएगी, डीप नॉलेज होता जाएगा। और सी ऑप्शन निष्क्रिय रूप से सुनना अपने आप से गलत होगा। तो 21 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन संख्या सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलेंगे, 22 नंबर के लिए दोस्त बताएंगे। करेक्ट, ऐसी स्थिति जो महत्वपूर्ण है, जहां छात्र लंबे समय तक श्रोता होते हैं। किसके श्रोता होते हैं? सक्रिय श्रोता होते हैं। क्या होते हैं? तो आपसे बता रहा कौन सी ऐसी स्थिति है जिसमें इसे लागू करना चाहिए? दोस्त बेहतरीन प्रश्न है। कह टालना निष्क्रिय, कह पैदा करना निष्क्रिय, या निषेध करना या निष्क्रिय, या सक्रिय, या सुदृढ़ करना आज्ञाधीन। तो दोस्त बेहतरीन प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 नंबर में अगर आप अपनी राय देंगे तो अच्छा होगा दोस्त। इसमें से क्या आपको लगता है ऐसी स्थिति टालना महत्वपूर्ण है? ऐसी अगर हम यहाँ पर फिल करते हैं, ऐसी स्थिति टालना क्या महत्वपूर्ण है जो जहाँ लंबे समय तक क्या निष्क्रिय श्रोता होते हैं? तो ऐसी कोशिश करें कि आप बच्चों को निष्क्रिय श्रोता ना बनाएं। मतलब ऐसी स्थिति अगर पैदा हो रही है कि बच्चा सक्रिय नहीं हो पा रहा, बच्चा जो सक्रिय नहीं हो पा रहा, तो ऐसी स्थिति को हमें क्या करना है? टालना चाहिए। और राइट आंसर क्या बनेगा? वह ऑप्शन संख्या ये बनेगा। अगर हम फिल करते ए ऑप्शन तभी सही हो पा रहा है। अच्छा, सी में अगर बी में हम सेट करते हैं, अगर ऐसी स्थिति पैदा करना महत्वपूर्ण है जहां बच्चे लंबे समय तक निष्क्रिय श्रोता है, तो निष्क्रिय अपने आप से गलत हो जाएगा। समझ में अगर हम फिल कर रहे हैं, करा कि ऐसी स्थिति निषेध महत्वपूर्ण है जहां लंबे समय तक बच्चा सक्रिय होता है, तो निषेध नहीं होगा भाई। जब सक्रिय बच्चा रहेगा तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसलिए दोस्त आपका सी ऑप्शन भी नहीं बने, बी ऑप्शन। करा ऐसी स्थिति सुदृढ़ करना महत्वपूर्ण है जहां बच्चे लंबे समय तक आज्ञाधीन रहे, तो आज्ञा आपका पालन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज्ञा से बच्चा निर्देश नहीं देनी, ना कि आज्ञा का पालन करवाना है। आप बच्चा अपने आप से चीज़ें कर ले जाएगा, बस आपको समझाना पढ़ाना है। तो दोस्त 22 का जो बनेगा ए ऑप्शन आपका बनेगा। 23 नंबर में दोस्त चलते हैं, बात कर लेते हैं। करा अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? अधिगम के संदर्भ में कौन सा इसमें से सही कथन होगा? कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा? करा छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। का दोस्त सबसे बेहतर कौन सा इसमें से कथन सही है? मतलब कौन सा इसमें से पूरी तरीके से राइट होगा, ऐसा आपसे क्या कर पूछ रहा है। तो दोस्त बी ऑप्शन में सार्थक गतिविधियों में भाग लेने पर बच्चा अच्छा सीखते हैं। करा कि छात्र सबसे कम तब सीखते हैं जब वे सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। डी में करा दोस्त विद्यार्थी सबसे कम तब सीखते हैं जब वे सार्थक गतिविधियों में भाग लेते हैं। दोस्तों आपका डी ऑप्शन में अगर हम चलते हैं तो विद्यार्थी सबसे कम तब सीखते हैं जब ज़्यादा करके क्या लेते हैं? गतिविधियों में भाग लेते हैं। तो या तो उल्टा लिखा गया है भाई, जब बच्चा बेटर तब सीख पाएगा जब बच्चा गतिविधियों में भाग लेगा तो बेटर सीखेगा, मतलब अधिक सीखेगा। इसमें कह रहा है कम सीखते हैं जब बच्चा अधिक जो है गतिविधियों में भाग लेता है, तो गलत होगा। छात्र सबसे कम तब सीखते हैं जब वे सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। दोस्तों तब तो अधिक सीखते हैं जब उनके प्रासंग से रहे, उनसे अगर उनके माहौल का रहे, उनके जो रिलेवेंट एक्टिविटीज़ से रहे, प्रासंगिक गतिविधियों से जुड़ा हो, रिलेवेंट जो आपका उनके एक्टिविटीज़ हैं उससे अगर रिलेट होगा तो बच्चा तो और बेहतर सीखेगा। करा कम सीखते हैं तो दोस्त आपका गलत बनेगा। अच्छा, बी ऑप्शन आपका सही है, सार्थक गतिविधियों में भाग लेने से बच्चा सबसे अच्छा सीखता है। ए ऑप्शन में करा छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। दोस्तों तो क्या आप जब प्रासंगिक लेंगे तभी तो सब बेटर सीखेंगे, या भी गलत लिखा गया है। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए कैसे कटा है। 23 नंबर प्रश्न कौन सा सही है, यही आपको पूछ रहा था, तो 23 का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर के लिए का निर्देश तैयार करते समय
एक शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके निर्देश कैसे हों, करा छात्रों को भ्रमित और हतोत्साहित ना करें, करा पाठ की सुविधा ना दें, करा अधिगम को मध्यस्थ ना करें, करा सीखने में हस्ताक्षर में मददगार ना हो। तो दोस्तों करा कि जब निर्देश तैयार करते समय शिक्षक को क्या सुनिश्चित करना चाहिए, उसके निर्देश कैसे हों, छात्रों को भ्रमित और हतोत्साहित ना करने वाले हों, और यही आपका राइट होगा। पाठ की सुविधा देना चाहिए, अगर नहीं दे तो गलत होगा। कर अधिगम को मध्यस्थ ना करे, तो अधिगम के लिए क्यों नहीं मध्यस्थ करेगा भाई, निर्देश जब तक अधिगम को मध्यस्थ नहीं करेगा तो कैसे हो पाएगा, गलत है। हस्ताक्षरण जो ट्रांसफर में मदद ना हो, भाई साहब मदद होना चाहिए था। तो आपका क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या ए बनेगा। तो आपको अधिगम, अगर निर्देश की कोई निर्देश आप दे रहे हैं तो कोशिश करें बच्चे को क्या हो, बच्चा भ्रमित ना हो पाए, बच्चा हतोत्साहित ना हो पाए, और इसीलिए दोस्त आपका क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या 24 का ए ऑप्शन बन जाएगा। 24 का क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या आपका ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे हम सभी, प्रश्न संख्या 25 पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 की बात करते हैं। करा अधिगम के सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण का समर्थन देने वाले शिक्षाविदों द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा नहीं दिया जाता है, किसे बढ़ावा नहीं दिया जाता है। कर व्यवहार का अनुकूलन करना, कर खोजी अधिगम या पाठ प्रदान करना, या सांस्कृतिक साधनों का प्रयोग करना। तो दोस्तों करा कि निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा नहीं दिया जाता है, कब, सामाजिक रचनात्मक करा कि दृष्टिकोण का समर्थन देने वाले शिक्षाविदों द्वारा। तो करा किसको बढ़ावा नहीं दिया जाता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक जो सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण वाले हैं, जो आप जानते हैं सामाजिक रचनात्मक वाले में कौन आएगा, जैसे आपके जीन लेवाइगोस्की हो गए, तो लेवाइगोस्की के अनुसार कौन सा इसमें बढ़ावा नहीं दिया गया है, करा व्यवहार का अनुकूलन या खोजी अधिगम। तो व्यवहार का अनुकूलन पर बात नहीं की गई, क्योंकि व्यवहार का अनुकूलन व्यवहारवादी मानेंगे, व्यवहार का अनुकूलन व्यवहारवादी मानेंगे, तो आपका व्यवहारवादियों का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सामाजिक रचनावाद है। सामाजिक रचनावाद की अगर बात करेंगे तो लेवाइगोस्की होते हैं, तो यही गलत है। और जब यही गलत है तो राइट ऑप्शन होगा आपका ए, खोजी अधिगम को जोड़ देते हैं। पाढ़ की बात करें तो पाढ़ के बारे में आपको पता है कि पाढ़ जो स्कैनफोर्डिंग बोलते हैं और लेवाइगोस्की इसका समर्थन करते हैं, और कहते हैं संकेत दिया जाता है बच्चा जहाँ फंसता है। सांस्कृतिक कारकों साधनों का प्रयोग करना एकदम सही है, उसके सोशियो जो कल्चर टूल्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर दोस्त बनेगा, ऑप्शन संख्या आपका क्या बन जाएगा, वह 25 का आपका ए ऑप्शन बन जाएगा। 26 नंबर पर हम चलेंगे। 26 नंबर का छात्रों की समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी रणनीति है, कौन सी, किसके लिए, समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी रणनीति कौन सी होगी। ऐसी परिस्थितियां बनाए जिनमें ज्ञान के अनुप्रयोग की मांग हो। रटने याद करने के लिए तथ्यों की एक सूची दें। छात्रों को बोर्ड पर लिखी जानकारी के नकल करने के निर्देश दें। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए विषय वस्तु पढ़ाएं। तो दोस्तों कह रहा है कि समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी रणनीति होगी, सबसे अच्छी रणनीति इसमें से कौन सी होगी, यही आपसे पूछ रहा है कि ऐसी परिस्थितियां बनाए जिनमें ज्ञान के अनुप्रयोग की मांग हो। तो दोस्त एकदम सही है, एकदम है, ऐसी रणनीति बनाएंगे जिनमें ज्ञान के अनुप्रयोग की मांग होगी, और वह अच्छी रणनीति आपका समस्या समाधान के लिए कहलाएगा, क्योंकि ए ऑप्शन आपका राइट। अच्छा, बी ऑप्शन में रटने याद करने के लिए तथ्यों को एक सूची बनाए। रटने याद करने की सूची की अगर बात करेंगे तो समस्या समाधान कौशल को बढ़ाया जा सकता है, कभी नहीं होगा दोस्त, या बी ऑप्शन तो कटेगा। सी ऑप्शन में बोर्ड पर लिखी गई जानकारी को नकल करने का निर्देश। जब नकल करने का निर्देश देंगे तो अपने आप से क्या है, गलत होगा, क्योंकि नकल करने से समस्या समाधान कौशल नहीं बढ़ेगा। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए विषय वस्तु पढ़ाएं, तो भाई साहब विषय वस्तु पढ़ाने के लिए अच्छा अंक तो हो सकता है, लेकिन बच्चा एक समस्या समाधान बेहतर नहीं बन पाएगा। तो ठीक है, आपका यह ऑप्शन गलत होगा। तो आपका ना होगा डी, ना होगा सी, ना होगा बी, ए ऑप्शन पूरी तरीके से राइट आंसर है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। हम बात करेंगे 27 नंबर के लिए। एक शिक्षक को बच्चों के बीच भ्रांतियों के किस तरीके से निपटना चाहिए।
कर उनकी भ्रांतियों की पहचान करें लेकिन उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दोस्तों अगर भ्रांतियों का पहचान कर लें और भ्रांतियों पर ध्यान ना दें तो क्या अच्छा है। अगर मान लीजिए आप में भ्रांतियाँ उत्पन्न हुई और आपने मुझसे बताया कि सर जी मुझे कन्फ्यूज है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो आपकी बातों को सुन करके मुझे नज़रअंदाज करना चाहिए? एकदम नहीं करना चाहिए, ये ऑप्शन गलत होगा। करा कि इनकी भ्रांतियों के प्रत्युत्तर देने हेतु अवसर प्रदान करने चाहिए, एकदम सही है। उनके अवसर दें, उनको दें, उसका उत्तर प्रदान करने के लिए अवसर उनको दें कि भाई साहब पूछो क्या दिक्कत है, उसका उत्तर दें। भ्रांतियों को व्यक्त करने के लिए बच्चों को दंडित करना, भाई साहब अच्छा बच्चा अगर अपने भ्रांतियां व्यक्त कर रहा है तो आप लगेंगे पीटने मारने, तो कभी नहीं ऐसा करेंगे। उन्हें एक सीधे उपचारात्मक शिक्षक के पास भेज देना चाहिए। अच्छा बच्चे के पास कोई भ्रांति उत्पन्न हुई तो आप कहेंगे एक काम करो, हमारे पास एक उपचारात्मक वाला शिक्षक है, जो उसी के पास जाओ, भ्रांतियाँ मेरे पास से उत्पन्न हुई लेकिन निपटारे करेगा। वाह, तो फिर दिक्कत होगा ना। जैसे हमसे हम और आप पढ़ रहे हैं चीज़ें, अध्ययन की प्रक्रिया चल रही है, अधिगम की प्रक्रिया चल रही है। अब भ्रांतियां हमारे और आपके बीच उत्पन्न हुई तो दूसरा कैसे निपटारा करेगा, तो हम ही आप निपटारा करेंगे। तो इसलिए करा कि तीसरा कोई उपचारात्मक वाला आदमी के पास भेजेंगे और वही निपटारा करके आपके भेजेगा। तो इस तरीके से बात की जाए तो या तो गलत बनेगा। आपका राइट आंसर दोस्त 27 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर की बात करें। करा अधिगम की प्रक्रिया में शर्मिंदगी है आवश्यक है या हानिकारक है या कोई संबंध नहीं है, महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जो अधिगम की प्रक्रिया में शर्मिंदगी क्या हानिकारक होगी, क्योंकि आप शर्माएंगे। तो आपने सुना होगा कि आप पढ़ाई के समय आपको शर्माना नहीं है, जो भी आपको भ्रांतियां हों, जो भी दिक्कतें हों, उसे खुल के बोलो, सर जी के पास जाओ और सर जी उसे का निपटारा करेंगे। हार्मफुल होगा आपके लिए, हानिकारक होगा। अधिगम की प्रक्रिया में जो शर्मिंदगी क्या है वह हानिकारक का रोल अदा करेगी, आपका इसमें बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर की हम चर्चा करेंगे। 29 नंबर की बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से 20 में प्रस्तावित बदलाव क्या है। मानकीकृत से लचीलापन, मानकीकृत से लचीलापन है। करा रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, तो गलत लिखा गया है। रचनात्मक से योगात्मक नहीं, योगात्मक से रचनात्मक होना चाहिए, यह चीज़ें गलत है। करा संरचनाओं की समझ से परीक्षाओं की तरफ, यह भी गलत लिखा गया है। बहुविषयकता से कठोरता, तो आपको कठोरता की तरफ नहीं जाना, उल्टा लिखा गया है। तो मानकीकरण से क्या है, एक ले जाना है, क्या आपको एक बोल सकते हैं मानकीकरण में से लचीलापन में नहीं होगा, मानकीकरण से लचीलापन आप कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड से आपको लचीलेपन की तरफ ले जाना है, फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाएंगे तो बच्चा बेहतर सीख पाएगा, और ऐसी समर्थन करता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। 30 नंबर में कह रहा है कि अधिगम के बजाय, अधिगम किसके बजाय किसको निर्देशित होना चाहिए। प्रतियोगिता के बजाय अनुकृति होनी चाहिए। अनुकृति के बजाय आपका प्रतियोगिता पे होना चाहिए। रटने के बजाय करा कि रटने के बजाय को समझने को क्यों निर्देशित किया जाना चाहिए, समझने के बजाय रटने पर। तो दोस्तों अधिगम को रटने के बजाय क्या होना चाहिए, यहाँ पर अगर हम फील करते हैं रटने के बजाय क्या होना चाहिए, बजाय समझने की ओर निर्देशित होना चाहिए, समझने की ओर निर्देशित होना चाहिए, क्योंकि रट्टा मारेंगे तो चीज़ें नहीं बन पाएगी। इसीलिए दोस्त आपका सी ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा, आपका सी ऑप्शन बन जाएगा। रटने के बजाय हम क्या करेंगे, हम समझने की ओर फोकस करेंगे। इसलिए साथ ही आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन संख्या आपका 30 का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। इस प्रकार से दोस्त आप सभी के सामने 30 प्रश्नों की श्रृंखला थी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आप सभी के पेपर में पूछे जाते हैं दोस्त। तो 30 प्रश्नों की श्रृंखला, चाहे आप सीटेट के फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे होंगे या सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे होंगे, साथी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस मॉक टेस्ट को अच्छे से वॉच कर लीजिए, देख लीजिए। जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन हो आप सभी कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, उसके कमेंट का हम आंसर देने की कोशिश करेंगे दोस्त। अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जैसा भी सेशन लगा हो, एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी राय जरूर दे देंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू।